देखिए कभी भी कैंसर किसी के शरीर में होता है तो एक तो उससे सिम्टम्स आते हैं, उसके लक्षण आते हैं, और दूसरा वो आयु को कम कर देता है। ठीक है, तो सर्जरी जब हम किसी भी ट्रीटमेंट के लिए प्लान करते हैं कैंसर की, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है क्योर करना, उसको ठीक करना, उसको जड़ से निकालना। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हम सर्जरी नहीं कर पाते, तो उसमें पैलिएटिव सर्जरी का भी एक रोल आता है। यानी कि कोई ट्यूमर जहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पे हम उसको ठीक तो नहीं कर सकते, पर हम उसके सिम्टम्स उसको कम कर सकते हैं, वहाँ पैलिएटिव सर्जरी का रोल आता है। अदरवाइज मेन इसको हम क्योर के लिए प्लान करते हैं, और दूसरा जो कैंसर लक्षण पैदा कर रहा है, जो सिम्टम्स दे रहा है, उसमें भी उसको आराम मिलता है। जी। तो दूसरा तो मेरा ये कि क्या सभी प्रकार के कैंसर का इलाज सर्जरी से किया जा सकता है? देखिए मोटा मोटा मैं इसका जवाब इस तरह दूंगा कि जो सॉलिड कैंसर्स को हम डिवाइड करते हैं वो होते हैं लिक्विड कैंसर्स और सॉलिड कैंसर। लिक्विड कैंसर्स होते हैं हेमाटोलॉजिकल, ठीक है, जैसे ल्यूकेमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया। जब सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, जैसे जो मास फॉर्मिंग ट्यूमर्स होते हैं, कोलोन कैंसर हो गया, इंटेस्टाइन का कैंसर हो गया, लिवर का हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो इन सॉलिड ट्यूमर्स में सर्जरी का रोल मेन रहता है। ये एक प्रथम स्तंभ है जिसमें हमें किसी भी इस तरह के कैंसर को ट्रीट करने के लिए प्लान करना चाहिए। भारत के अग्रणी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञों में से एक डॉक्टर देवाधीश चौधरी ने हमारे संवाददाता से कैंसर के सर्जिकल प्रबंधन के नवीनतम पहलुओं पर एक विस्तृत साक्षात्कार किया। 16 वर्षों से अधिक से व्यापक अनुभव और प्रतिष्ठित टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल TMH मुंबई से MCH की सर्वोच्च योग्यता प्राप्त करने वाले डॉक्टर चौधरी विशेष रूप से स्तन कैंसर और थोरेसिक ऑन्कोलॉजी, फेफड़े और ग्रासनली कैंसर में गहरी विशेषज्ञता रखते हैं। डॉक्टर चौधरी अभी गुरुग्राम के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नारायणा में कार्यरत हैं और वहां पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर चौधरी ने अपने अनुभव के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने 7 वर्षों तक टाटा मेमोरियल सेंटर की पंजाब इकाई में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग का नेतृत्व किया। उनका प्राथमिक ध्यान रोगी केंद्र दृष्टिकोण रखते हुए विभाग के दायरे और सेवाओं का विस्तार करने का था। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी केवल ट्यूमर को काटने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि मरीज को सर्वोत्तम ऑन्कोलॉजिकल परिणाम मिले और उनके जीवन की गुणवत्ता भी बनी रहे। हमारा उद्देश्य हर सर्जरी को सटीकता और करुणा के साथ करना है, डॉक्टर चौधरी ने जोर दिया। जब डॉक्टर चौधरी से सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की परिभाषा पूछी गई तो उन्होंने इसे कैंसर उपचार की एक विशेष शाखा बताया, जहां कैंसरग्रस्त ट्यूमर को शरीर से सुरक्षित और प्रभावी ढंग से हटाने के लिए सर्जरी का उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये विशेषज्ञता जटिल ट्यूमर जैसे थोरेसिक, फेफड़े, ग्रासनली, स्तन और गायनेकोलॉजी, कैंसर, अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा के उपचार के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर चौधरी ने सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और कैंसर से जुड़ी हुई कई जानकारियों को देते हुए और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। और लोग बड़े परेशान हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं और बीमारियों का इलाज कराते हैं, लेकिन इसी बीच ब्रेस्ट कैंसर महीना चल रहा है, जिसको लेकर हम कुछ डॉक्टरों से बातचीत करने के लिए नारायणा गुड़गांव के हॉस्पिटल में आए हुए हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवाशीष चौधरी, हेड ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चैनल न्यूज़ में। सर पहला मेरा सवाल है कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए जब भी हम कैंसर के इलाज के बारे में बात करते हैं तो 3 प्रमुख तरह से इसका इलाज किया जाता है। एक रहता है सर्जरी, जिसको शल्य चिकित्सा बोलते हैं। दूसरा रहता है मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जिसमें हम कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी देते हैं। तीसरा होता है रेडिएशन थेरेपी, जिसमें हम किरणों के द्वारा उसको ठीक करते हैं। तो जब सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की बात होती है, हम सर्जरी के द्वारा इलाज के बारे में उस थेरेपी को कहते हैं। दूसरा सवाल है सर, कैंसर के इलाज में सर्जरी के मुख्य लक्ष्य क्या है? देखिए कभी भी कैंसर किसी के शरीर में होता है तो एक तो उससे सिम्टम्स आते हैं, उसके लक्षण आते हैं, और दूसरा वो आयु को कम कर देता है। ठीक है, तो सर्जरी जब हम किसी भी ट्रीटमेंट के लिए प्लान करते हैं कैंसर की, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है क्योर करना, उसको ठीक करना, उसको जड़ से निकालना। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हम सर्जरी नहीं कर पाते, तो उसमें पैलिएटिव सर्जरी का भी एक रोल आता है। यानी कि कोई ट्यूमर जहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पे हम उसको ठीक तो नहीं कर सकते, पर हम उसके सिम्टम्स उसको कम कर सकते हैं, वहाँ पैलिएटिव सर्जरी का रोल आता है। अदरवाइज मेन इसको हम क्योर के लिए प्लान करते हैं, और दूसरा जो कैंसर लक्षण पैदा कर रहा है, जो सिम्टम्स दे रहा है, उसमें भी उसको आराम मिलता है। जी। सर दूसरा सब मेरा ये कि क्या सभी प्रकार के कैंसर का इलाज सर्जरी से किया जा सकता है? देखिए मोटा मोटा मैं इसका जवाब इस तरह दूंगा कि जो सॉलिड कैंसर्स को हम डिवाइड करते हैं वो होते हैं लिक्विड कैंसर्स और सॉलिड कैंसर्स। लिक्विड कैंसर्स होते हैं हेमाटोलॉजिकल, ठीक है, जैसे ल्यूकेमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया। जब सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, जैसे जो मास फॉर्मिंग ट्यूमर्स होते हैं, कोलोन कैंसर हो गया, इंटेस्टाइन का कैंसर हो गया, लिवर का हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो इन सॉलिड ट्यूमर्स में सर्जरी का रोल मेन रहता है। ये एक प्रथम स्तंभ है जिसमें हमें किसी भी इस तरह के कैंसर को ट्रीट करने के लिए प्लान करना चाहिए सर्जरी का। एक सवाल मेरा ये भी है कि न्यूडजुवेंट और एडजुवेंट थेरेपी में सर्जरी की क्या भूमिका है? देखिए ये
एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। इसको समझ पाना बहुत थोड़ा मुश्किल है, पर मैं कोशिश करूँगा इसको सरल तरीके से बताने का। तो अगर हम सर्जरी आज कर रहे हैं, ठीक है, सर्जरी आज करने से पहले मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ट्यूमर को और छोटा करना चाहता हूँ, तो मैं उसमें पहले कीमोथेरेपी देता हूँ या इम्यूनोथेरेपी देता हूँ या टारगेटेड थेरेपी देता हूँ। तो इस तरह की अप्रोच को, यानी सर्जरी से पहले किसी तरह की थेरेपी को देना, उसको न्यू एडजुवेंट कहते हैं। इसमें हमें ये मदद मिलती है कि जहाँ ट्यूमर बहुत बड़ा है या उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल है, वहाँ हम उसको छोटा कर देते हैं, उसको हम रिसेक्ट करने यानी निकालने योग्य बना देते हैं। दूसरा होता है एडजुवेंट थेरेपी। एडजुवेंट यानी कि हमने सर्जरी आज करी, पेशेंट जब रिकवर हो जाता है हम उसके बाद उसको थेरेपी देते हैं, चाहे वो कीमोथेरेपी हो या टारगेटेड हो या इम्यूनो हो। तो सर्जरी के बाद देने वाली थेरेपी को एडजुवेंट कहते हैं। इसका मेन रोल ये रहता है कि जो रियकरेंस होते हैं, जो वापस आने की संभावना है, उसको हम कम कर सकें। सर, कैंसर का जब मरीज़ आता है और सर्जरी हम उसकी करते हैं और अगर वो ठीक हो जाता है, तो क्या दोबारा उसको कैंसर होने की उम्मीद होती है सर्जरी के बाद? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसलिए अच्छा है क्योंकि मरीज़ अक्सर परेशान घूमते हैं, हमसे पूछते हैं कि जी हमारे वापस आने के चांसेस क्या हैं या क्या नहीं है। रियलिस्टिक इसका जवाब ये है कि एक बार किसी को कैंसर होता है तो वाकई में इसके चांसेस हमेशा रहते हैं। पर अच्छी खबर ये है कि समय के साथ, जैसे मरीज़ जब 5 साल बिना कैंसर के निकाल देता है तो उसको हम क्योर मानते हैं। 5 साल के अंदर ये स्टेज के ऊपर, काफ़ी हद तक स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके रीअकरेंस के चांस कितने रहेंगे। प्रथम स्टेज में चांसेस रीअकरेंस के बहुत कम रहते हैं, यानी क्योर रेट बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 90 से 80% के आसपास। जैसे जैसे ये स्टेज बढ़ती जाती है वैसे क्योर रेट कम होता जाता है और रीअकरेंस रेट बढ़ता जाता है। एक सवाल मेरा ये भी है कि कैंसर हमारी बॉडी में कहीं पे भी हो, जिसको कैंसर होता है वो टूट जाता है बुरी तरीके से, क्या पता नहीं क्या होगा, कैसे जीना, कि कब तक जीऊँगा मैं, क्या हो। इसके लिए आप किस तरीके से अवेयर करेंगे कि वो टेंशन ना लें, परेशान ना हो, डॉक्टर से मिलें, क्योंकि वो उम्मीद खो बैठते हैं। तो आपके द्वारा कितनी प्रेरणा उनको मिलेगी, कैसे वो करें? देखिए, सबसे पहली तो ये चीज़ है कि आपके पास एक सिचुएशन है, उसको डील करना पड़ेगा, उनको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो कि एक फैमिली को तोड़ देती है, फाइनेंशियली भी, सोशली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा एक टीम वर्क रहता है। हम अपने साइकेट्रिस्ट इन सब के साथ काम करते हैं। जो भी फाइनेंशियल हेल्प जो हमारे तरफ से जो भी उनको हेल्प दी जा सकती है, हम उसमें उनकी पूरी मदद करते हैं। हम अपने साइकेट्रिस्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं अगर उनको लगता है कि किसी तरह से उनका मनोबल कम हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ मनोबल की, अगर किसी का मनोबल उसके साथ है तो वो अपना ट्रीटमेंट ज़रूर पूरा कराएंगे। एक लास्ट सवाल, आजकल क्योंकि आप तो कई पेशेंट को देखते रहते हैं, सर्जरी करते रहते हैं, मेन इनका लक्षण क्या है, मेन इनका वो क्या है, क्या खाना पीना है या हमारा रहन सहन है, जिससे ज़्यादातर जो है कैंसर की जो है बीमारियां बढ़ रही हैं? तो मैं समझ रहा हूँ कि आप जानना चाह रहे हैं कि रिस्क फैक्टर क्या है। तो कैंसर के रिस्क फैक्टर, देखिए, कुछ तो उसको इस तरह से डिवाइड करते हैं, इस तरह से बांटते हैं कि मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। मॉडिफाइबल यानी कि हम उसमें इंटरवेंशन अपनी तरफ से कुछ प्रिकॉशन करके या कुछ ऐसी सावधानियाँ लेके उनका उनका इंसिडेंस घटा सकते हैं। तो इसमें जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि आप बहुत लेज़ी तरह का काम करते हैं, आप चेयर पे बैठने वाला काम करते हैं, ज़्यादा मोबिलाइज नहीं होते, एम्बुलेट नहीं होते, चलते फिरते नहीं हैं, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा हटना चाहिए। हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलर, खाना पीना अच्छा चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा रोल रहता है और एंटीऑक्सीडेंट हमको मिलते हैं फ्रूट्स में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो हमारे बॉडी में हमारा जो न्यूट्रिशन है उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़रूर होने चाहिए, खासकर फ्रेश। जितने भी ख़राब लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उनसे हमें बाहर आना चाहिए। दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइबल, यानी कि कुछ हमें हमारे जीन्स ऑलरेडी हमें इस तरह से मिलती हैं ऑल्टर्ड की, उसमें रिस्क कैंसर का हमें पहले से ही ज़्यादा मिलता है, उसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। उसमें स्क्रीनिंग का बहुत ज़रूरी रोल रहता है, यानी कि हम समय पे उस कैंसर को पता लगा पाएँ, और ये अलग अलग कैंसर के लिए अलग तरीके से स्क्रीनिंग होती है। कैंसर के पेशेंट और अदर लोग जिनको भगवान ना करे कैंसर हो, तमाम लोग सुन रहे हैं, उनको अवेयर के रूप में क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? किस तरीके से अवेयर करेंगे? जिनको कैंसर है वो किस तरीके से अपना ध्यान दें, कैसे डॉक्टर से मिलें, जिनको नहीं है वो अपना कैसे किया जाए? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमें ऐसे लक्षण ज़रूर मिलते हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, जिसको हम लापरवाही से हटा देते हैं। हमें लगता है कि शायद ये कोई मामूली से लक्षण है, अपने आप समय के साथ ठीक हो जाते हैं, कि वहीं हम चूक कर देते हैं। कोई भी लक्षण अगर 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा ऐसा चल रहा है,
तो हमें ज़रूर डॉक्टर के पास हेल्प के लिए जाना चाहिए। इसमें से प्रमुख लक्षण जो होते हैं वो कुछ इस तरह से रहते हैं कि भूख ना लगना, वेट लॉस होना, ब्लीडिंग होना, स्पेशली जब लैट्रिन के द्वारा ब्लीडिंग हो या यूरिन के रास्ते में ब्लीडिंग हो, खांसी आए, खांसी में ब्लड निकलना, सांस का फूल जाना, खांसी आना, तो ये कुछ प्रमुख लक्षण रहते हैं जिसको हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिल्कुल, तुरंत हमें हेल्प लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास ज़रूर समय पे मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने, नारायणा हॉस्पिटल के डॉक्टर देवाशीष जी जुड़े हुए थे, जो लगातार जो है कैंसर के मरीजों की जो है सर्जरी करते नज़र आते हैं और लगातार जो है लोगों को अवेयरनेस करते हैं और नज़र आते हैं, और जो भी पेशेंट आते हैं उनको हमेशा समझाते हैं वो कि अपना ध्यान रखना है। उन्होंने ये भी बोला है कि जिसको कैंसर है या जिनको नहीं है, अगर गलती से कैंसर हो जाता है, क्योंकि इसके लक्षण जो है उन्होंने बताए हैं, तो उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नियर बाई किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, अच्छे डॉक्टर से मिले जो इसके जानकार हों, जो इसके स्पेशलिस्ट हों, उनसे मुलाकात करें। वो आपको अवेयर करेंगे, अच्छे से आपको मेडिसिन्स देंगे और आपकी लाइफ जो है वो अच्छी गुजरेगी। कैमरामैन प्रकाश के साथ ब्रजेश कुमार, गुड़गांव।